हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें दो मेन पार्ट्स कवर किए थे। एक तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें टूल्स में थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज एंजाइम्स। ठीक है, सेकेंड हाफ में था प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में स्टेप्स थे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज ऑन ए जेल प्लेट, ब्रैकेट में जिसको लिख सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ, obtaining gene of interest. Fifth, construction of rDNA. Sixth, transfer of this rDNA into competent host, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। उसके बाद लार्ज स्केल कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स इनटू बायोरिएक्टर्स, जिनको हम फर्मेंटर्स भी बोलते हैं। और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस टू सेपरेट आउट एंड ऑब्टेनिंग प्योर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोटीन। ठीक है, तो उस चैप्टर में तो थे ये टूल्स और प्रोसेस, टूल्स और प्रोसेस में स्टेप्स। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि वो प्रोसेसेज, वो टूल्स बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रोसेस से क्या नया प्रोडक्ट बनाने में यूजफुल हैं, जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए वर्क करें। तो उस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में दो मेन एग्जांपल्स हमने इंक्लूड किए थे। एक तो था बीटी कॉटन और दूसरा था एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सके बायोटेक्नोलॉजी को यूज करें। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज तब किया जा सकता है तब जब अगर किसी क्रॉप का डिजीज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दे बायोटेक्नोलॉजी से। मतलब उस क्रॉप का डीएनए या जीन इस तरह से मैनिपुलेट कर दे कि उस क्रॉप पर अटैक करने वाला पैथोजन इफेक्टिवली उस पर अपने इफेक्ट से वो नहीं कर पाए और उस क्रॉप को डिजीज से बचाया जा सके। अगर क्रॉप डिजीज से बचेगी तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। ठीक है, मतलब पैथोजन से बचाना। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, वैरायटी ऑफ पैथोजन्स हैं जो कि प्लांट्स पर अटैक करते हैं, प्लांट्स को डिजीज कोज करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, जिससे कि ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, एक तो बायोटिक स्ट्रेस यानी कि पैथोजेनिक अटैक से प्रिवेंट करने के लिए क्रॉप के डीएनए या जीन को मैनिपुलेट करना। दूसरा पर्पज इस तरह की क्रॉप वैरायटीज डेवलप करना जो रेजिस्टेंट हो एबायोटिक स्ट्रेस जैसे हाई टेम्परेचर में भी वो ग्रो कर पाए, हाई सोल्ट कंसंट्रेशन में भी वो ग्रो कर पाए, पीएच अगर सोइल की कम या ज्यादा हो तो भी उनमें ग्रो करने की पावर होनी चाहिए। इस तरह की बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप्स हमें डेवलप करनी है बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो इस तरह की क्रॉप डेवलप करने के लिए अलग अलग मेथड्स और दो एग्जांपल हमने इंक्लूड किए थे। फर्स्ट था बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वैरायटी है। इसका मतलब यह है कि बीटी कॉटन के डीएनए को मॉडिफाई किया हुआ है, इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है कि पहले जो नॉर्मल कॉटन की क्रॉप कॉटन बोलवर्म्स के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाती थी, अब बीटी कॉटन उन कॉटन बोलवर्म के अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ऐसा हमने क्या कर दिया बीटी कॉटन में? बीटी कॉटन में बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस मतलब ये एक बैक्टीरिया है, सोइल बैक्टीरिया है, जिसमें से हमने एक जीन निकाली है
और वो जीन क्या करती है, एक प्रोटीन को कोड करती है जिसको बोलते हैं CRY या फिर क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, उस क्रिस्टल प्रोटीन को कोड करने वाला जीन हमने उस बैक्टीरिया में से निकाला है और उस जीन को बीटी कॉटन के डीएनए में इंसर्ट कर दिया, मतलब डीएनए के अंदर ही चिपका दिया उसको हमने। ठीक है, डीएनए के अंदर चिपकाना, उस ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करना, दूसरे में ट्रांसफर कर देना, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो पहली स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी की। ट्रांसफर करने के बाद ये जो क्रॉप बनी, इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल क्रॉप अब तैयार हो गई है, जिसमें हमने बाहर से एक जीन इंसर्ट करवा दिया। अब इस क्रॉप के अंदर क्या क्वालिटी आ गई कि इसकी प्रोडक्टिविटी फ्यूचर में बढ़ जाएगी। इसमें क्वालिटी आई है कि जो बीटी जीन है, जो इस क्रॉप के डीएनए में हमने डाल दिया, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम क्रिस्टल प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन है। वो प्रोटीन बैक्टीरिया में भी जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता था तो भी बनती थी, और अब जब बीटी कॉटन में ट्रांसफर कर दिया तो भी उस जीन से वो प्रोटीन बनती है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उस बैक्टीरिया के अंदर वो प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज में रहती थी, क्योंकि उस प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए एल्कलाइन पीएच की जरूरत है। एल्कलाइन मतलब ओवर 7 बेसिक पीएच को बोलते हैं। ठीक है, अब एल्कलाइन पीएच जहां मिलेगी वहां पर वो एक्टिव होगी और वहां अपना इफेक्ट शो करेगी। तो इंसेक्ट जैसे कॉटन बोल वर्म है, उनकी गट यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलाइन पीएच ही होती है। तो हमने वो जीन ट्रांसफर किया कॉटन के अंदर। कॉटन के अंदर जब प्लांट डेवलप होगा, उसके फ्रूट्स आएंगे, अनराइपन फ्रूट पर वो कॉटन बोल वर्म अटैक करता है। कॉटन बोल वर्म जब उस पर अटैक करेगा तो वो उसको खाएगा, और जैसे ही खाएगा उसकी बॉडी में अब क्राई प्रोटीन चली जाएगी और बॉडी में स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में गट में जाएगी, और गट में जाते ही वो एक्टिवेट हो जाएगी। एक तरह का पॉइजन है, एक तरह का टॉक्सिन है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही अपना असर दिखाता है कि गट की एपिथेलियम सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे कि इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी तो वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज हो गया कि अब उस इंसेक्ट के अटैक से इस कॉटन वैरायटी को हमने प्रिवेंट कर लिया। समझा? तो ये तो है बीटी कॉटन का प्रिंसिपल। उसी तरह सेकंड जो हमने पढ़ा वो है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी या एमआरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें क्या करते हैं कि कुछ निमेटोड, कुछ इंसेक्ट पेस्ट जो कि क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इंसेक्ट पेस्ट के बारे में आप समझ लीजिए कि इंसेक्ट पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कीड़े हैं जो कि प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब प्लांट को किसी को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे इंसेक्ट पेस्ट? या तो उसकी रूट्स को खा जाएंगे, कोई पॉइजन रिलीज करेंगे जिससे उसकी रूट की डेथ हो जाए, या फिर वो फ्रूट के अंदर एंटर हो जाएंगे, फ्रूट को डैमेज कर देंगे, या फिर किसी प्लांट के स्टेम के अंदर चले जाएंगे, वहां उसको डैमेज कर देंगे, लीव्स को खा जाएंगे, सीड्स को, फ्लावर्स को, किसी भी चीज को खाकर उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे कीड़ों को, ऐसे इंसेक्ट को ही हम पेस्ट बोलते हैं, और पेस्ट से अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं क्रॉप प्लांट्स में। ठीक है, अब हमें बायोटेक्नोलॉजी के एडवांटेज लेना है कि क्यों ना इस तरह की क्रॉप डेवलप की जाए जो इंसेक्ट पेस्ट से डरे नहीं और उसके अटैक से मरे नहीं। ठीक है, तो हमें ऐसी डेवलप करनी है वैरायटी। तो निमेटोड का नेम है मेलोडीगाइन इंकोग्निसिया, और प्लांट जिसको बायोटेक्नोलॉजिकली रेजिस्टेंट वैरायटी के तौर पे डेवलप किया वो है टबैको का प्लांट। टबैको प्लांट की रूट्स पर मेलोडीगाइन इंकोग्निसिया अटैक करता है, जिससे कि रूट्स डैमेज होने से प्लांट की डेथ हो जाती है और ओवरऑल टबैको प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमने क्या किया? हमने एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से उस इंसेक्ट पेस्ट के अंदर प्रेजेंट टॉक्सिक प्रोटीन बनाने वाले जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। वो जीन इनएक्टिवेट होने से टॉक्सिक प्रोटीन बनी नहीं, और टॉक्सिक प्रोटीन नहीं बनने से अब उस प्लांट पर उस निमेटोड का कोई असर होगा नहीं।
ठीक है, तो हमने कैसे किया ये? इस तरह से किया कि निमेटोड के अंदर ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बन रहा था, उस आरएनए के ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बन रही थी, हमने उस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए उस सेल में बनवा दिया, ताकि दोनों आरएनए एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करें, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाए। और हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का कभी ट्रांसलेशन नहीं होता, तो हमें किसी तरह उसमें डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना देना है बस। तो वो बनाने के लिए हमने क्या किया कि टबैको के डीएनए के अंदर इस तरह की जीन सिंथेसाइज करके डाल दी जो खुद ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाए। उस आरएनए में सीक्वेंस उस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होनी चाहिए जो कि टॉक्सिक प्रोटीन के में है, ताकि ये भी ट्रांसक्रिप्शन करके तैयार रहे। ये जब ट्रांसक्रिप्शन करे तो ये आके इससे बाइंड कर जाए और कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनने की वजह से वो जीन साइलेंट हो जाए। अल्टीमेटली क्या होगा, ना वो टॉक्सिक प्रोटीन बनेगा और ना ही उस प्लांट पर हार्मफुल इफेक्ट होगा निमेटोड मेलियोडिगाइन इंकोग्नेसिया का। ठीक है, नोट्स आपने ये सब बना लिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना उन नोट्स को। 2 एग्जांपल्स एग्रीकल्चर में। सेकंड, एप्लीकेशन इन मेडिसिन। बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी डेडली डिजीजेज हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, तो उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल हो सकती है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। और मेडिसिन में एप्लीकेशंस में हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़े जो डायबिटीज को क्योर करेगा, जीन थेरेपी जिसमें जीन्स को मॉडिफाई करके और डिजीज को ट्रीट कर दिया जाता है। जेनेटिक डिजीज ऐसी होती हैं जो जीन के डिफेक्ट से होती हैं, और जीन तो हर सेल में होता है, और वो डिफेक्टिव अगर जाइगोट में था तो हर सेल में डिफेक्टिव आएगा। तो अब इस तरह की भी थेरेपी डेवलप की गई है जिससे कि जीन को ही करेक्ट कर दिया जाए, और जीन को करेक्ट कर दिया जाएगा तो उससे प्रोटीन भी नॉर्मल बनेगी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस डिजीज के लिए हेल्थी रहेगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जीन थेरेपी पढ़ेंगे। तीसरा, हम ऐसी डायग्नोसिस टेक्निक्स को पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन की बहुत कम कंसंट्रेशन को भी पहचान सके, और हमें उस पैथोजन से बीमारी होने से पहले ही उस पैथोजन का पता लग जाए ब्लड में कि हाँ ये सब पैथोजन हमारी बॉडी में है, तो क्यों ना उसको पहले ट्रीट किया जा सके। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ेंगे मेडिसिन में, जीन थेरेपी पढ़ेंगे, और मोलिकुलर डायग्नोसिस मतलब डायग्नोसिस के टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो उसमें से हमने पहला स्टार्ट कर दिया था इंसुलिन, जिसके आपने नोट्स बना लिए हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ह्यूमुलिन। ठीक है, ह्यूमुलिन इंसुलिन ही है, और ह्यूमन का ही इंसुलिन है जो कि ब्लड में जाकर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। अब डायबिटीज का खोज आप सबको पता होगा कि पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड में जाकर ब्लड की शुगर को कम करता है, उसके नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है। इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन ग्लूकागोन है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल बना रहेगा तो हेल्थ इंडिविजुअल, और हाई हो जाएगा इसका मतलब डायबिटीज है। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन नहीं बना या फिर कम बना। तो इंसुलिन नहीं बनने का कारण क्या होगा कि बीटा सेल के डीएनए में वो जीन इनएक्टिवेट हो गई, डिलीट हो गई, कोई भी रीजन हो गया, उस जीन में म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से अब वो प्रोटीन नहीं बना पा रही। अब प्रोटीन नहीं बनेगी तो ब्लड शुगर तो बढ़नी है और डिजीज होगी डायबिटीज। ओके, डायबिटीज डिजीज के पेशेंट्स बहुत पहले से हैं, आज से नहीं, बहुत पुरानी डिजीज है, और बहुत पुरानी डिजीज का ट्रीटमेंट भी होता ही था, टेम्परेरी नहीं लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्परेरी क्योर होता था। कैसे? किसी भी सोर्स से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थी, और इंसुलिन मैमल्स की बॉडी में ही ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करता है बस, और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं। इसका मतलब ह्यूमंस भी मैमल्स हैं, और भी बहुत सारे मैमल्स हैं, उनसे अगर ब्लड में से इंसुलिन निकाल लिया जाए और ह्यूमन में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये एक अच्छा तरीका था डायबिटीज को क्योर करने का। तो एनिमल्स की स्लोटरिंग की जाने लगी। स्लोटरिंग मतलब एनिमल्स को
मार के, उनको काट के उनका ब्लड आइसोलेट करना और उनके ब्लड में से इंसुलिन आइसोलेट करके और मेडिसिन के तौर पे अवेलेबल करवाया जाता था, जिसको बॉडी में इंजेक्ट करने पर ब्लड की शुगर लेवल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब स्लोटरिंग ऑफ एनिमल से भी डायबिटीज को कई सालों तक क्योर किया गया, टेम्परेरी क्योर के तौर पर, लेकिन क्योंकि स्लोटरिंग करनी पड़ती है एनिमल्स की, ये एक बड़ा कॉज था, बायोडाइवर्सिटी को डैमेज हो रहा था। और दूसरा, 100 में से 95% ह्यूमन इंडिविजुअल्स में तो ये इंसुलिन नॉर्मली जाके काम करता था, लेकिन 5% ऐसे ह्यूमंस भी थे जिनकी बॉडी में ये इंसुलिन एज एन एलर्जन वर्क करता था, एलर्जी भी करने लगा था। ठीक है, तो एलर्जी कोज करेगा तो ऐसे इंसुलिन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब डिमांड क्या थी कि किसी और एनिमल का नहीं, हॉर्स, डंकी या काऊ, बफेलो, किसी और एनिमल का नहीं, ह्यूमन का ही इंसुलिन अगर ह्यूमन में इंजेक्ट किया जाए तो फिर अच्छा रहेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट भी होगा, एलर्जी के चांसेस होंगे ही नहीं क्योंकि वो तो ह्यूमन का इंसुलिन है। ठीक है, तो इसके लिए एक अमेरिका की कंपनी एली लिली ने सबसे पहले आर्टिफिशियल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ह्यूमलिन बनाया था ई कोलाई ऑर्गेनिज्म को यूज करके। ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ह्यूमन की पैंक्रियाज की बीटा सेल में से वो जीन आइसोलेट करके ई कोलाई में डाला गया और उस ई कोलाई को फिर लार्ज स्केल ग्रोथ की गई और लार्ज स्केल ग्रोथ के बाद हमें मिला ह्यूमन का इंसुलिन। ठीक है, और ह्यूमन इंसुलिन जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम ऑब्टेन करेंगे, वो इंसुलिन सभी में वही वर्क करेगा जो नेचुरली हमारी बॉडी में कर रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन का ही इंसुलिन है, ह्यूमन की ही डीएनए या जीन से बना है। होस्ट ऑर्गेनिज्म ई कोलाई था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ई कोलाई को तो सेपरेट आउट करके हमने इंसुलिन अलग निकाल लिया। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ह्यूमलिन बनाया एली लिली अमेरिकन कंपनी ने, और इस इंसुलिन को वायल्स में पैक करके मेडिसिन पर अवेलेबल करवाया जाता है। अब इंडिया में भी लार्ज स्केल पर ह्यूमलिन बन रहा है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए क्योरेटिव प्रोटीन है, उसको इंजेक्ट करके और आराम से डिजीज का क्योर हो जाता है। ठीक है, अब इस इंसुलिन में और हमारे नेचुरल इंसुलिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसका मतलब ये प्रोटीन्स का बना होता है, और प्रोटीन में इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। नेचुरल इंसुलिन की बात कर रहा हूं। नेचुरल इंसुलिन में ए, बी और सी 3 पेप्टाइड होते हैं। प्रो इंसुलिन का मतलब इंसुलिन के पहले की स्टेज यानी कि इनएक्टिव इंसुलिन। जो इंसुलिन बना है लेकिन अभी काम नहीं करने लगा है, उसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन या इनएक्टिव इंसुलिन। ठीक है, उस इंसुलिन के अंदर 3 पेप्टाइड हैं, और जब वो प्रो इंसुलिन मैच्योर्ड इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो सी पेप्टाइड जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, और ए बी पेप्टाइड के बीच बन जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये मैच्योर्ड इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकता है। नेचुरली तो ऐसा होता है, लेकिन आर्टिफिशियली क्योंकि हम डायरेक्टली इंसुलिन का प्रोडक्शन, एक्टिव इंसुलिन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम सी पेप्टाइड वाली जीन को ई कोलाई में नहीं डालते, ए और बी की डालते हैं और डायरेक्टली एक्टिव इंसुलिन का ही प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन इस तरह से तैयार किया जाता है और डायबिटीज के टेम्परेरी क्योर के लिए है। जितने बार इंसुलिन इंजेक्ट होगा उतनी बार वो ब्लड में जाकर शुगर लेवल पर रेगुलेट करेगा, और शुगर लेवल रेगुलेट होने से डायबिटीज का टेम्परेरी क्योर पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड हैं, सभी को उस इकोलाई की हेल्प से बनाए गए इंसुलिन से ही अब ट्रीट किया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में एक यूज हो गया, दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी यानी कि जीन का करेक्शन। जीन का करेक्शन क्यों करें कि कहीं जीन डिफेक्टिव होने से कोई बीमारी हो गई किसी की बॉडी में, तो क्यों ना उसको टेम्परेरी क्योर देने के बजाय उसका जीन ही बदल दें जो खराब है। उस जीन की जगह फंक्शनल जीन डीएनए का सेगमेंट इंसर्ट करवा दें जो उसका काम कर लेगा। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन जीन थेरेपी जो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक ये पिछला लेक्चर मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो आप एक बार फिर से जो प्रीवियस टॉपिक के नोट्स बनाए उनको फिर से रीड करो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन मेडिसिन में है जीन थेरेपी की। ठीक है, जीन थेरेपी क्या है? सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें, जीन थेरेपी इज द मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ
नॉन फंक्शनल जीन विद फंक्शनल जीन। नॉन फंक्शनल जीन का फंक्शनल जीन से रिप्लेसमेंट करना ही जीन थेरेपी है। और जीन थेरेपी इतना इजी प्रोसेस तो है नहीं, मोलिकुलर लेवल पर होता है, तो बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले जीन थेरेपी एक 4 ईयर गर्ल चाइल्ड की हुई थी जिसको डिजीज थी SCID। SCID का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक थी। और इम्यूनिटी वीक क्यों थी? अगर इम्यूनिटी वीक है तो कौन सी सेल्स में डिफेक्ट होगा? WBCs में, क्योंकि WBCs ही सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं जो पैथोजन को अटैक करके पैथोजन को किल करते हैं। तो इम्यूनिटी किसी की वीक होने का मतलब यह है कि उसकी बॉडी में WBCs डिफेक्टिव हैं किसी रीजन से। और WBCs डिफेक्टिव क्यों है? क्योंकि WBCs के डीएनए में एक जीन है जो उनको मैच्योरेशन करवाता है एज ए लिम्फोसाइट। उस जीन को बोलते हैं ADA। जीन का नाम ADA। और जिस प्रोटीन को ये कोड करता है उसको बोलते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, मतलब WBCs में ये एंजाइम अगर नॉर्मली बन रहा है ए जीन के ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन से, तब तो वो WBC है नॉर्मल लिम्फोसाइट, जिसमें पैथोजन के लिए अटैक करने की एबिलिटी, उसके रिकॉग्निशन की एबिलिटी, सारी एबिलिटीज उसके अंदर है। मतलब एज ए मैच्योर टी लिम्फोसाइट की तरह वो काम कर सकती है नॉर्मल। अगर टी लिम्फोसाइट्स नॉर्मल बन रही हैं इसका मतलब ये है कि वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर WBC में किसी रीजन से ये ATA जीन ही डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा? अगर ये डिफेक्टिव हो जाए और ये एंजाइम का फॉर्मेशन ना हो तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रोटेक्शन कम हो जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कम या बंद होने पर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और इसी डिजीज को बोलेंगे फिर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो डिजीज का नाम SCID। कौन सी सेल्स की कमी आ जाती है? टी लिम्फोसाइट्स की। कौन सा जीन कोड करता है? ADA। और कौन से एंजाइम को कोड करता है? एडेनोसिन डीएमिनेज। उस एंजाइम का क्या काम है? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन कम होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी हो जाएगी वीक और वो हो जाएगा पेशेंट SCID डिजीज। ठीक है, इसका मतलब ये डिजीज है ना, इसका करेक्शन सबसे पहले एक 4 साल की लड़की में किया गया था। वही जीन थेरेपी के पास सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। कैसे किया गया अब इसके बारे में सुन लीजिए आप। हमारी बॉडी के अंदर सभी ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन है पर्टिकुलर, वो मोर्टल सेल्स हैं, मतलब मरती रहती हैं टाइम इंटरवल के बाद। अगर मरती रहेंगी तो नई बनती भी रहेंगी। और नई बनेगी कहां से? हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो से। बोन मैरो कहां है? बोन मैरो हमारी बॉडी में जो बड़ी बड़ी बोन है इनके अंदर कैविटी है एंड्स के ऊपर, जहां उन एंड्स में इस तरह की सेल हैं जो डिवीजन से ब्लड सेल्स बनाती हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। उन स्टेम सेल्स के डिवीजन से बन रही है ब्लड सेल। RBC, WBC, प्लेटलेट सब स्टेम सेल से बन रही है। और ये स्टेम सेल्स कहां हैं? बोन मैरो। ये ब्लड सेल्स मर जाती हैं, ये स्टेम सेल्स और ब्लड सेल्स बना देती हैं। अलग अलग ब्लड सेल की लाइफ स्पैन अलग अलग है। जैसे RBC की 120 डेज, सॉरी। WBC कभी भी पैथोजन से फाइट करते हुए शहीद हो सकती है, तो कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है नहीं,
कुछ महीनों का होता है, लेकिन अगर आज बनी और कल ही पैथोजन से आमना सामना हो गया तो सही भी हो सकती है। तो जैसे जैसे ब्लड सेल्स का डैमेज होंगी, ब्लड सेल्स मरेंगी, तो नई सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी और नई सेल्स बन के आएंगी कहां से? बोन मैरो से। बोन मैरो भी जो स्टेम सेल्स है वो बनाएंगी। अब उन स्टेम सेल्स, ये नई डब्ल्यूबीसीज बन रही है, लेकिन उन डब्ल्यूबीसीज के अंदर जीन डिफेक्टिव आ रहे हैं। इसका मतलब यहीं से डिफेक्टिव प्रॉब्लम है। तो क्या करेक्शन हो सकता है? करेक्शन ये हो सकता है या तो उन डब्ल्यूबीसीज का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। अब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब कैसे? इन डब्ल्यूबीसीज को, मान लीजिए मैं पेशेंट हुआ SCID का, मेरा ब्लड सॉल्यूशन मिले, उस सॉल्यूशन में ADA फंक्शनल जीन भी बहुत सारे हमने डाल रखे हैं आरडीएनए बनाकर, और इन डब्ल्यूबीसीज में जो एनिमल्स में ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड थे इलेक्ट्रोपोरेशन के जैसे, इन डब्ल्यूबीसीज ने उस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से वो जीन डाल दे। अब वो जीन जब अंदर चला जाएगा तो डब्ल्यूबीसी फिर से फंक्शनल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब एनिमल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो रेट्रोवायरस से होगा या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन से होगा। हमने एक बकेट में थोड़ा सा ब्लड लिया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, दूसरी तरफ से ब्लड को मेरी बॉडी में पंप कर दिया, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन किया। बार बार ये साइकिल कई घंटों तक चलता है तो मेरी पूरी बॉडी में इस तरह की डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगी जिसमें फॉरेन जीन है, जिसमें फंक्शनल जीन है, कोड करने के लिए एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। फंक्शनल जीन आने के बाद वो डब्ल्यूबीसीज फंक्शनल हो जाएंगी, टी लिम्फोसाइट्स नॉर्मली वर्क करने लगेंगी और उसकी इम्यूनिटी नॉर्मल आ जाएगी। एक मेथड, ठीक है। दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट ही कर दें। मतलब ये, अगर हमें एम्ब्रियोनल लेवल पर ही पता लग जाए कि इस जाइगोट से बनने वाला एम्ब्रियो है, उसकी सेल्स में जीन डिफेक्टिव आने वाला है जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज को कोड करेगा, ठीक है। डिफेक्टिव जीन अगर एडिनोसिन डीएमिनेज को कोड करने वाला डिफेक्ट हो गया, इसका मतलब फ्यूचर में इसको वो डिजीज आने वाली है। तो इसका डब्ल्यूबीसीज में ट्रांसफॉर्मेशन करना तो एक टेम्परेरी क्योर है। टेम्परेरी क्योर किस लिए है? क्योंकि जिन डब्ल्यूबीसीज का ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया वो तो खुद कुछ दिन के बाद मर जाएंगी, और जो नई ब्लड सेल्स बन के आएंगी तो उनमें तो वो फिर से वही डिफेक्ट आने वाला है। तो क्या करें? परमानेंट क्योर ढूंढना पड़ेगा। टेम्परेरी तो मैंने बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करो, कुछ दिन के लिए इम्यूनिटी रहेगी, फिर वो डब्ल्यूबीसीज मर जाएंगी, नई डब्ल्यूबीसीज फिर से डिफेक्टिव बन के आएंगी, फिर से वो प्रॉब्लम आएगी, बार बार करवाते रहो। या फिर टेम्परेरी करना है तो इस बोन मैरो को ही रिप्लेस करना है, इसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। किसी को डोनेट करनी पड़ेगी फंक्शनल बोन मैरो, वो उसकी बॉडी में लगाएं, वो बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाकर ब्लड में ऐड करे तो वो एक परमानेंट क्योर होगा, बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अब बोन मैरो आ जाएगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परमानेंट ये होगा, टेम्परेरी वो मेथड होगा, और इस जीन का क्योर हो गया जीन थेरेपी मेथड। समझा? तो जीन थेरेपी ये है। अब जीन थेरेपी में स्टेम सेल थेरेपी एक आजकल बहुत ज्यादा जो ट्रेंड में है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। अब क्या हो गया कि स्टेम सेल्स हैं क्या? स्टेम सेल्स बॉडी में वो सेल हैं जो बॉडी का कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन या कोई भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड बॉडी सेल्स है। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जिस पर्सन के किडनी, लीवर या किसी और ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी बोन मैरो में से स्टेम सेल्स निकाल कर टिश्यू कल्चर में वो लीवर या किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी बहुत एडवांस साइंस है, बहुत एडवांस बायोलॉजी है। यहाँ पर उसका एक सिर्फ एग्जाम्पल है जीन थेरेपी के अंदर। तो जीन थेरेपी मतलब जीन को काट के इधर उधर नॉन फंक्शनल को हटाया, फंक्शनल को लगाया, यही है जीन थेरेपी। वैसे शॉर्टकट में तो यही है, लॉन्ग कट में ये है, समझा? तो मेडिकल में सेकंड एप्लीकेशन हुई जीन थेरेपी। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट्स में सेंड करूंगा ही, आप समझने पर ज्यादा फोकस करें।
नोट्स बनाकर फिर से इस वीडियो को देखेंगे, 100% आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड आप हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोज करना किसी डिजीज को या किसी पैथोजन को डायग्नोज करके ही हम बताते हैं साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड डिजीज करता है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, WIDAL, विडाल टेस्ट। उस टेस्ट में उस पैथोजन की प्रेजेंस को ब्लड में डिटेक्ट करते हैं या बॉडी में डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इसको ये डिजीज है, तो डायग्नोज कर लिया हमने। लेकिन वो डायग्नोसिस और इस डायग्नोसिस में डिफरेंस है। वो डायग्नोसिस तब होता है जब एक पेशेंट को डिजीज हो जाए, जब साल्मोनेला टाइफी अपनी पॉपुलेशन को उस ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ले और उसको टाइफॉइड डिजीज हो जाए, तब विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसकी वो डिजीज कंफर्म हो जाती है। लेकिन हमें अब इस तरह की टेक्निक डेवलप करने की जरूरत है एडवांस बायोलॉजी में, एडवांस साइंस में, कि जब वो पैथोजन 1 या 2 एंटर हुए थे और हमारे इम्यून सिस्टम से कहीं न कहीं वो हाइड हो गए, छुप गए और हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं लगा कि अब टाइफॉइड का बैक्टीरिया अंदर है। और पता कब लगेगा? पता तब लगेगा जब वो टाइफॉइड अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कर चुका होगा कि अब बॉडी को डिजीज होगी टाइफॉइड, तब बॉडी को कंफर्म होगा कि अटैक हो गया है, तब बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको ठीक नहीं कर पाएगा, हमें बाहर से मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स कुछ लेनी पड़ेंगी, तब जाके टाइफॉइड ट्रीट होगा। लेकिन हाँ, अगर 1-2 पैथोजन जब बॉडी में आए थे तब इम्यून सिस्टम को पता लग गया होता तो वो डिजीज नहीं हो पाती। इसका मतलब पैथोजन आर वेरी स्मार्ट। पैथोजन इतने स्मार्ट होते हैं कि कभी भी जब वो 2-4 होते हैं तो WBC से आमना सामना नहीं करते। वो नॉर्मल एग्जाम्पल है, आप भी अकेले 2-4 जो राइवल्स हैं, आपके दुश्मन हैं, अकेले में जाके उनको यूं नहीं कहोगे आओ मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। 2-4 दोस्त तो ये तुम्हारे भी साथ में होंगे तब तो फिर भी थोड़ी हिम्मत पड़ेगी, हाँ चलो करते हैं, या तो हारेंगे या जीतेंगे। एक अकेले में 10 में जाके करोगे तो बेवकूफी है। तो वो बेवकूफी पैथोजन कभी भी नहीं करते हैं। पैथोजन कभी भी इम्यून सिस्टम को नहीं बता के आते हैं कि हाँ लो हम आ गए, हमें मार दो, ऐसा नहीं होता। पैथोजन अपने आप को थोड़े टाइम के लिए हाइड करता है, उस बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, अपनी पॉपुलेशन एक्सपेंड करता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो एकदम से ब्लड में निकलता है कि अब आने दो WBC को। और उस टाइम पर WBC सोचती है कि शायद पहले पता लग जाता कि 2-4 आए थे तब तो मार देते, अब तो दिक्कत है। इसका मतलब आप बॉडी को बाहर से सपोर्ट देनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स की हो या किसी मेडिसिन की हो, तब जाके इम्यून सिस्टम उसके साथ लगे उस पैथोजन को किल करेगा, समझिया? और उस दौरान पेशेंट को डिजीज भी हो जाएगी। तो हमें पैथोजन्स को मोलिकुलर लेवल पे ही पता करना है कि 2-4 पैथोजन है तभी डिटेक्ट हो जाएं तो पैथोजन को तभी किल कर दिया जाएगा, भले ही बाहर से वैक्सीनेशन देके किल करना पड़े, ताकि वो बीमारी हो ही नहीं। क्योंकि एक बार बीमारी होने और रिकवर होने में तो बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर बीमारी होने ही नहीं दे तो मतलब ये कि मोलिकुलर लेवल पे 2-4 पैथोजन है तभी उनको डिटेक्ट कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी एप्लीकेशन होगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की अगली एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसका मतलब यह है कि पैथोजन को उस कंसंट्रेशन पे ही पता कर लें जिसमें वो अपने आप को छुपा रहा है, इम्यून सिस्टम से दिखा नहीं रहा। फ्यूचर में दिखाएगा जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे और तब बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में 3 अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन को डिटेक्ट कर लेंगे और उसका टाइमली ट्रीटमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो पहली टेक्निक उसमें है PCR, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मुलिस ने डेवलप की। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हमने प्रीवियस चैप्टर में एप्लीकेशन पढ़ी है, टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ आवर डिजायर्ड सीन, यही तो पढ़ा है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे होगा? इस तरह से होगा कि हम बॉडी जिसकी सस्पेक्ट है, जिसको डिजीज हो सकती है, जैसे मेरी हेल्थी बॉडी, मेरी बॉडी का ही PCR करवा ले एक बार तो पता लग जाएगा। किस तरह से डायग्नोज होगा कि मान लीजिए
साल्मोनेला, निमोनिया या वायरस डिजीज, सभी डिजीज के पैथोजेंस के डीएनए आइसोलेट किए हुए हैं और डीएनए आइसोलेट करके लैब में स्टोर्ड हैं और उनका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब बनाकर रखा हुआ है कि ये डीएनए साल्मोनेला का डीएनए है और अगर कहीं इसको साल्मोनेला की ही डीएनए दूसरा मिलेगा उसी से जाके बाइंड करेगा, बाकी किसी से बाइंड करेगा ही नहीं। हमें ये पता है, मतलब ये आयरन की नेल्स लगा लो और मैग्नेट को ही पकड़ेगा और किसी चीज को पकड़ेगा ही नहीं। तो लैब में सभी पैथोजेंस के डीएनए के प्रोब बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होते हैं जिनको रेडियो एक्टिवली लेबल किया गया है, मतलब वो जहां जहां भी माइग्रेट या मूव करते हैं हमें उनकी पोजीशन पता लगती है कि ये रहे। प्रोब बनाकर लैब में तैयार है। अब सस्पेक्ट मान लीजिए मैं हूं और मेरे अंदर साल्मोनेला टाइफी की पैथोजेंस, साल्मोनेला टाइफी जो पैथोजन है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो मेरे अंदर कैसे करें? मेरा ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल के अंदर जो भी सेल्स हैं ब्लड में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या कोई पैथोजन, हमें अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन कोई भी पैथोजन होगा, सबके डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद डीएनए को सेपरेट किया जाएगा जेल प्लेट पर और फिर वो डीएनए या आरएनए प्रोब साल्मोनेला टाइफीमेरियम का डालेंगे। जब साल्मोनेला का डालेंगे, अगर साल्मोनेला की कोई भी जीन उस डीएनए के फ्रेगमेंट में कहीं हुई तो ये जाके उससे चिपक जाएगा और अगर नहीं हुई तो वो आगे निकल जाएगा। मतलब ये है, अगर जाके किसी भी जीन, हजारों जीन की लाइन लग गई है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, क्यों? क्योंकि मेरे डब्ल्यूबीसी में भी डीएनए था, प्लेटलेट्स के अंदर भी डीएनए था, हालांकि आरबीसी में नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो इन सभी के डीएनए को तो ये साल्मोनेला टाइफीमेरियम डिटेक्ट करेगा नहीं, लेकिन साल्मोनेला का खुद का डीएनए अगर उसमें हुआ तो वो जाके चिपक जाएगा और हम इस रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए प्रोब की पोजीशन को चेक कर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी में और हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर ये जीन जाकर उससे चिपक गया, अगर ये नेल जाकर उससे चिपक गई, इसका मतलब वो मैग्नेट है, इसका मतलब वो साल्मोनेला टाइफी का डीएनए है। साल्मोनेला टाइफी का डीएनए अगर मेरे ब्लड में है, इसका मतलब साल्मोनेला बैक्टीरिया मेरे ब्लड में है। बहुत कम है, इसलिए मुझे डिजीज नहीं है टाइफाइड, फ्यूचर में हो सकती थी, जब वो पैथोजन अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा लेता तब हो सकती थी। तो हमने मोलिकुलर लेवल पर 2-4 पैथोजन किसे उनकी डिटेक्शन कर ली मोलिकुलर डायग्नोसिस की पीसीआर मेथड से, और अब हम उस डिजीज को इजीली क्योर कर देंगे क्योंकि पैथोजन 2-4 ही, उनको बाहर से वैक्सीन या कोई और एंटीबायोटिक लेकर मार देंगे, काम खत्म। तो काम खत्म कैसे हुआ? जब काम टाइम पे शुरू किया। अगर टाइम से लेट शुरू करते तो डिजीज हो जाती और उसको क्योर करने में तो टाइम लग जाता, तब तक हो सकता है सीवियर कंडीशन में भी हो जाती है वो डिजीज, या हो सकता है कि नॉर्मली ठीक होती तो टाइम ले लेती, हेल्थ खराब होती, टाइम वेस्ट होता, बहुत सारी चीजें, और टाइम पर हो गया, नो प्रॉब्लम। तो हुआ बायोटेक्नोलॉजी का एक अच्छी एप्लीकेशन मोलिकुलर डायग्नोसिस। इसी तरह आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है पैथोजन की मोलिकुलर लेवल पर डिटेक्शन करने के लिए। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है उसको बोलते हैं एलिसा। जिस तरह से मैंने अभी टाइफाइड के बारे में बोला ना, विडाइल टेस्ट, उसी तरह एड्स का कंफर्मेटिव टेस्ट जो होता है ना, वो होता है एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। और एलिसा टेस्ट एचआईवी के पैथोजेंस की ब्लड में प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। हमें ये पता है कि एचआईवी एड्स एक डेडली डिजीज है। डेडली डिजीज ये है कि जिसमें डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों है डेथ के चांसेस ज्यादा? क्योंकि एचआईवी जो वायरस है उसमें हाइड करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो बॉडी में आ जाएगा लेकिन इम्यून सिस्टम को पता भी नहीं लगने देगा कि आ गया, और अगर पता नहीं लगने देगा धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और कितने साल तक, 5 से 10 साल तक अपनी पॉपुलेशन इतनी कर लेता है कि फिर किसी के इम्यून सिस्टम में दम नहीं कि उसको मार दे। क्योंकि इधर से 1 मिलियन डब्ल्यूबीसी आएंगी तो सामने से 1 मिलियन एचआईवी आएंगे, दोनों में झगड़ा होगा, डब्ल्यूबीसी मर जाएंगी और ज्यादा एचआईवी बन जाएंगे।
ठीक है, तो क्यों ना HIV 2-4 थे तभी मार दे जाए, तब तो डिजीज क्योर हो सकती है, अदरवाइज HIV का अभी तक कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एड्स का। तो इसलिए एलिसा टेस्ट मोलिकुलर डायग्नोसिस का टेस्ट है जो कि बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट HIV एड्स के वायरसेस को भी डिटेक्ट कर लेता है और उस डिजीज के होने से पहले क्योर करने में हेल्प करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, एलिसा में बहुत कम कंसंट्रेशन पर प्रेजेंट HIV वायरसेस को डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी मोलिकुलर डायग्नोसिस में प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा डिस्कवरी है, बड़ा डेवलपमेंट है। ठीक है, समझा? फुल फॉर्म और HIV के लिए होता है इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन तो बाहर से आने वाला पार्टिकल होता है, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में से बनते हैं, लेकिन एलिसा करने के लिए लेबोरेटरी में एड्स के लिए एंटीबॉडीज तैयार रखी हुई है। ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें उस एंटीबॉडी को डालेंगे, अगर वो एंटीबॉडी जाकर किसी एंटीजन से बाइंड कर गई तो वो HIV का ही एंटीजन है, क्योंकि एंटीबॉडी HIV की है और किसी से बाइंड करेगी ही नहीं। अगर ये बाइंड कर गई तो हमें पता लग गया कि HIV को वायरस है, और अगर ये बाइंड नहीं करेगी इसका मतलब वो एलिसा के लिए नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट आना अब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोरोना जब से चल रहा है तब से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। डिजीज के केस में पॉजिटिव डराता है और नेगेटिव हंसाता है। इसलिए एलिसा में अगर पॉजिटिव आएगा तो उसके ब्लड में HIV के वायरस हैं, नेगेटिव आएगा तो नहीं है। इसके लिए हम रेडीमेड एंटीबॉडीज लेबोरेटरी में तैयार रखते हैं। ठीक है, तो 3 टेक्निक्स हो गई मोलिकुलर डायग्नोसिस में। इसके बाद स्टेम सेल थेरेपी मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया। स्टेम सेल थेरेपी क्या है? हमारी बॉडी में डिफेक्टिव सेल, डिफेक्टिव टिश्यू, डिफेक्टिव ऑर्गन को रिप्लेसमेंट करने का एक तरीका है स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, तो यहां तक का कंप्लीट होता है आज का लेक्चर बड़ा है, अब बड़े लेक्चर ही तैयार किए जाएंगे, 40 मिनट से प्लस के ही होंगे, तो आप अच्छे से समझें। मैंने कोशिश की है दोनों ही लेक्चर, जितना ये यहां तक हुआ उसको समझाने की और इसी चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसको क्लियर करने की। तो आप 100% श्योर हो जाएं कि वो नोट्स आपने बना लिए हैं। इसके नोट्स स्टेम सेल थेरेपी हेडिंग तक बनाने हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। यहां तक के नोट्स बनाएं, इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखकर समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बायोटेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, आप इसको लर्न नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। यहां तक के नोट्स मैं सेंड करूंगा जो आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसजेनिक एनिमल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।